नज़र में तो वो आपका जो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है गैर कानूनी, सारा गैर कानूनी। कॉलोनियल राज सुना है ना, तो ये डीएचए राज है। ये डीएचए कहेंगे आप उसको। सर्दियों में फेज 8 में रहना मुहाल है, इतनी स्मेल होती है। 2020 की बारिशों में हमने लाशें तैरती भी देखी हैं। तो अब घर खरीदने से पहले पूछते हैं भाई एरिया डूबता तो नहीं है। ये देखिए 26 स्ट्रीट। आप अपने घर के बाहर अपना दरवाजा खोल के ना उसकी कुंडी सही करना शुरू कर रहे हैं तो चिराग के जिन की तरह डीएचए विजिलेंस हासिल हो जाएगी। चोरियां बेतहाशा बढ़ गई हैं। अफगानी हैं, कबाड़ी हैं, बिकारी हैं, और डिफेंस जैसे इलाकों में कबाड़ी हर कमर्शियल एरिया में बैठे हैं। मतलब कोई भी चोरी करता है आसानी से जाके कबाड़ियों की दुकान में सामान बेच के निकल जाता है। खौफ कल्चर है। नए नए किस्म के खूंखार डॉग्स रखे हुए हैं। ये काटते तो नहीं है बेटा? ऐसे ओके ओके। तो वॉक करा रहे हो क्या इसको? आस पड़ोस का भी बिल्कुल खबर नहीं होती, पता ही नहीं चलता कुछ भी। इंतकाल कर जाए अगर अंदर एक हफ्ते के बाद में पता चलता है, जब यहाँ पर लाश जल सड़ जाती है। कराची में अगर कोई शख्स अपने तारुफ में बताए कि वो डीएचए में रहता है तो जहन में पहला ख्याल यही आता है, ये तो पॉश एरिया से हैं। मगर हकीकत ये है कि शहरी मंसूबाबंदी के लिहाज से डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कराची का सबसे पसमानदा इलाका है। बल्कि दूसरे अल्फाज में ये डिफेंस नहीं, डिजास्टर हाउसिंग अथॉरिटी बन चुकी है। कैंटोनमेंट एरिया असल में वो जमीन होती है जिसे फौजी इस्तेमाल में आना चाहिए, लेकिन डीएचए फेज 1 से फेज 9 तक इसमें कौन सी ऐसी जमीन है जो फौजी इस्तेमाल में है? लोकल गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की छुट्टी करवाकर अवाम के जहनों में झूठे सच्चे ख्वाब बसाकर जेबें गर्म करने का यह सिलसिला आज भी जारी है। मेरी नज़र में तो वो आपका जो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है गैर कानूनी, सारा गैर कानूनी। क्योंकि ये पहली बात ये ज़मीन थी नहीं कंटोनमेंट की। दूसरी बात अगर कंटोनमेंट की थी तो जिस काम के लिए इस्तेमाल हुई है उस काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती कि इन्हें मुसलसल पैसे की ज़रूरत है ताकि इनके अखराजात पूरे हों। इसी बात से इन्हें एक्सपेंड करना पड़ता है मुसलसल ताकि इनकी फाइल चले और पैसा आए। और जितनी भी स्पेकुलेटिव हाउसिंग होगी या रियल एस्टेट होगा वो आपकी जेन्युइन रियल एस्टेट ग्रोथ को मुतासर करेगी, आपकी इकोनॉमी को मुतासर करेगी। और इसको हम सिर्फ कराची के हवाले से नहीं देख सकते, ये पूरे मुल्क में है। आपने कॉलोनियल राज सुना है ना, तो ये डीएचए राज है। डीएचए एक कंपनी है और उस कंपनी का काम ये है कि जितना वो मवाद कमा सकता है पैसे, दे आर कंपेटिटर्स ना, ब्रदर्स हैं। एक तरफ बैरिया है तो एक तरफ डीएचए है। स्टेक होल्डर्स नहीं समझ में आ रहे ना कि केपीटी है, सिंध गवर्नमेंट है या डीएचए है। तीन का ट्रायंगल है ना। समंदर के सामने है तो केपीटी अपना राइट मांगता है, जमीन हो या पानी हो सिंध गवर्नमेंट कहता है ये सब कुछ हमारा है। डीएचए कहता है कि हम जब उससे पूछते हैं कि लैंड बना कैसे, तो कोई उसका ओनर नहीं है, उसका कोई कंसल्टेंट नहीं है, किसने बनाई जमीन ये भी नहीं पता चलता। तो रातों रात थोड़ी जमीन बनी ना। ऐसे मौज़ूआत पर बात करना आसान नहीं, मुश्किल काम के लिए हौसला चाहिए। इस हौसले को बढ़ाने के लिए रफ्तार को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कई बरसों से डीएचए और सीबीसी एलीट क्लास को शीशे में उतार रहे हैं। इसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलेगी। फौज का नाम छापकर कौड़ियों के दाम मिलने वाली जमीन सोने के भाव मिल रही है और सहूलियात नागस्तरीन। पाकिस्तान में भी शायद कराची में टैक्स देने वालों की सबसे बड़ी आबादी डीएचए में ही रहती है। और कंटोनमेंट बोर्ड तो अपना टैक्स छोड़ता ही नहीं है ना। ये तो जैसे एफबीआर का टैक्स है, इसके तो मामला दूसरे होते हैं, लेकिन कंटोनमेंट बोर्ड तो आपको 4 महीने पहले आपसे एडवांस में चलता है। कंटोनमेंट बोर्ड टैक्स क्या सालाना टैक्स नहीं लेता, वो अगले साल का जून का टैक्स सितंबर में कलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने घर के बाहर अपना दरवाजा खोल के ना उसकी कुंडी सही करना शुरू कर रहे हैं तो चिराग के जिन की तरह डीएचए विजिलेंस हासिल हो जाएगी। लेकिन खुदा ना खास्ता आपके घर के अंदर किसी किस्म की इमरजेंसी हो जाए और एम्बुलेंस जो है वो आती है, छिपा की वो आती है 1.5 घंटे में या ईदी की, उस वक्त तक आपका मरीज दम तोड़ चुका होता है। प्रॉब्लम यह है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई हार्ट अटैक हो या कोई इमरजेंसी हो जाए तो एम्बुलेंस भी नहीं है, कोई डीएचए का अपना हॉस्पिटल नहीं है जिस तरह कराची कैंट में, मलीर कैंट में डीएचई के हॉस्पिटल्स हैं। यही नहीं, पिछले चंद सालों में जिस तरह डीएचए के इंफ्रास्ट्रक्चर का भरम खुला है, शायद ही कोई दूसरा इलाका इतनी बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। मॉनसून की बारिशों ने
डीएचए इंतजामिया की तमाम तर मंसूबाबंदी का पोल खोल दिया है। अब सूरत हाल ये है, जिस इलाके में प्रॉपर्टी की कीमत आसमान पर थी अब जमीन पर पड़ी है। डीएचए जहां रिहाइश स्टेटस सिंबल समझी जाती थी, उसके कुछ इलाकों में लोग रहने से कतराते हैं, बिलखसूस फेज 4, फेज 6 और फेज 7 जो शदीद बारिशों में दरिया बने। 2020 की बारिशों में मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, हमने लाशें तैरती भी देखी हैं। तो अब घर खरीदने से पहले पूछते हैं कि भाई एरिया डूबता तो नहीं है। अब बारिशों में अक्सर ये देखा गया है कि डिफेंस के मोस्टली घर खाली हो जाते हैं और आसपास जो भी क्लब है या जो भी होटल्स हैं वो उनकी चांदनी हो जाती है और वो भरे हुए होते हैं। हमने इस रिपोर्ट पर डीएचए इंतजामिया का मौक़िफ़ लिया तो उनका कहना था कि डीएचए में नकासी आप के बड़े प्रोजेक्ट पर काम तेजी से जारी है। ये जदीद प्रोजेक्ट 2020 की बारिशों के बाद शुरू किया गया था, जो 76 किलोमीटर पर फैला हुआ है और इस पर 16 अरब रुपए खर्च होंगे, जिसके बाद डीएचए में बारिश के बाद पानी की निकासी का मसला हल हो जाएगा। इंतजामिया के दावे अपनी जगह, मगर क्या वाकई ये प्रोजेक्ट डिफेंस को डूबने से बचा लेगा, इसका फैसला बारिशें ही करेंगी। लोग बहालत मजबूरी रह रहे हैं, अच्छा ऑप्शन आएगा तो लोग चले जाए। अपनी नई जनरेशन के लिए लोग यहाँ कम प्लान कर रहे हैं, इसीलिए कीमतों में भी गिरावट का शिकार है। वो गिरावट का शिकार होने की एक वजह यही है कि लोग अपनी अगली नस्ल का प्लान डीएचए कराची में नहीं कर रहे, वो डीएचए कराची से बाहर। देखिए 2017 के मुकाबले में ना 45% कीमतें गिर गई है, 45 से 50% बाज़ जगहों पे। बारिशों से होने वाली तबाही के बाद डीएचए इंतजामिया ने यहाँ नए बरसाती नालों की तामीर शुरू कर दी, मगर नाकिस मनसूबाबंदी ने रिहाइशों की नाक में दम कर दिया है। लोग कहते हैं एक तो बारिशों के बाद डीएचए के डूबने का खतरा बढ़ गया है, फिर इस प्रोजेक्ट के बाद ट्रैफिक के और सीवरेज के मसाइल में भी इजाफा हो गया है। अभी जो डीएचए में आप देख रहे हैं हाल, जो ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, आप मुझे बताएं हाउ आर दे गोइंग टू मीट द डेडलाइंस? एंड दिस इज द मोस्ट हाईएस्ट रियल स्टेट वैल्यू आपकी लैंड सिस्टम्स के मुताबिक। ये लोग ज़मीन को बेचते हैं, पहले उस पर घर बनवा लेते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं कि नाले और ड्रेनेज सिस्टम्स बनने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ये फेल हो जाएगा। उसकी वजह है कि ये जितना भी नालों का सिस्टम ये बना रहे हैं वो जाएगा समंदर। और जब मॉनसून सीजन में आपको पता है कि हाई टाइड और लो टाइड के प्रॉब्लम हो, जब हाई टाइड होगी और समंदर बैक मारेगा तो ये पानी वापस नालों में आएगा और वहां से उबलेगा, जो कि पिछले 2-3 सालों में होता रहा है इसका। और हमारे पास कोई इसकी स्टडीज भी शो नहीं की। मुताद अंदाजे के मुताबिक 16 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट को जल्दबाजी में शुरू किया गया और स्टडीज अगर हैं तो वो शेयर नहीं की गई। कराची समंदर किनारे वाक़ है, बल्कि डीएचए 2 समंदर से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, मगर अफसोस की बात है कि समंदर किनारे बसने वाले भी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। आपका अगर डीएचए से गुजर हो तो आपको यहाँ गाड़ियाँ कम और वाटर टैंकर ज्यादा नजर आएंगे। ये पानी का खर्च यहाँ के मकीनों के जेब पर कितना भारी पड़ता है, इसका अंदाजा इससे लगाएं कि एक स्टूडियो अपार्टमेंट में रहने वाली फैमिली भी हर महीने 5,000 से ज्यादा सिर्फ पानी पर खर्च करती है। जो 2,000 गज के बंगले में रहते हैं उनके पानी का खर्चा तो 25 से 30,000 तक जा पहुँचता है। सवाल ये बनता है कि जब सहूलियात नहीं मसाइल ही मसाइल है तो डीएचए के ज्यादातर इलाकों में प्रॉपर्टी के दाम इतने कैसे बढ़ गए? मसला ये है कि आपके जो ब्लैक मनी है वो पार्क होती है यहाँ पे, सेफ एरिया है, कब्जा नहीं होता तो लोगों की यहाँ पार्किंग है। आप पूरे पाकिस्तान का जितना ब्लैक मनी है वो अब इसी प्लॉटों के ऊपर ही पार्क होता है, जिसकी वजह से अननेसेसरी प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। अगर आप कहेंगे कोई वो इधर कोई तेल के कुएं निकल आए तो प्राइस बढ़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना इधर ना सहूलत है ना कुछ है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ लोगों का पार्क पैसा। तो जब ब्लैक मनी को वाइट करने वाले डीएचए का रुख करेंगे तो ऐसे मसाइल तो जन्म लेंगे। लेकिन क्या सिर्फ यही एक वजह है? इस बारे में जब हमने मारूफ माहिर तामीरात आरिफ हसन से पूछा तो उनका क्या कहना था? एलीट क्लास का तो सीधा साधा मामला है।
उनका ख्याल ये है कि यहाँ सिक्योरिटी मिलती है, एक तो वो है। दूसरा यहाँ आके उनका स्टेटस बढ़ता है। तीसरा ये है कि उनका ख्याल है कि यार, और सही भी है, उनका डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम इतना अच्छा है कि फ्रॉड नहीं हो सकता। बहरहाल जब पैसा हो वो भी काला, ताकत हो वो भी बेजा, तो मसाइल और भी बढ़ जाते हैं और इसका निशाना DHA में रहने वाले शरीफ घराने भी बन जाते हैं। रातों को माँ बाप को पता नहीं होता और बच्चे गाड़ियाँ लेके और गार्ड लेके जो निकलते हैं, बिगड़ी हुई औलादें, वो आए दिन कि पता चला वो पोल में जाके गाड़ी मार दी, घुस गए, उन्हें इतना होश नहीं होता। या किसी के पीछे मतलब गाड़ी मार दी, तो वो फिर लड़ने लड़ाने के लिए भी, और उनके साथ उनके असला बरदार जो लोग होते हैं वो उनकी सपोर्ट के लिए, उस वक्त अगर वो गलत भी कर रहा होता है ना, तो वो जो कल्चर है ना, वो जो क्रिएट किया हुआ है, उससे एक आम फहम आदमी, जो मामूली आदमी है, वो खौफजदा हो जाता है। यहाँ पर जो है वो एक बड़ा अजीब सा कल्चर पैदा हो गया कि हम अपने आस पड़ोस के लोगों से वाकिफ नहीं है। मैं खुद भी वाकिफ हूँ। अगर किसी के घर में कोई हादसा पेश आ जाए या कोई बात हो जाए तो बराबर वाले को कानों कान खबर भी नहीं होती। इवन अमवात भी अगर हो जाए, सबसे बड़ी बात, हमारा एक बहुत ही मशहूर मुसव्विर इस्माइल गुलजी साहब, वो जब उनका मर्डर हुआ तो तीसरे और चौथे दिन जो है वो पता चला कि अंदर मर्डर हो चुका है। इसलिए कि जब उनकी लाश से ताफ़ुल उठाने लगा तब लोगों को अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर कोई हादसा हो चुका है। अभी जो नौ दौलत किया है उसके पास में बिल्कुल ताज़ा पैसा आया है, तो उसने तमाम अय्याशियों के ऊपर वो जो एक सोचा करता था वो तमाम अय्याशियाँ वो आज कर रहा है। और वो ऐसी सूरत में जो है वो लाजमी बात है, वो अय्याशियाँ सड़कों पर अपनी नज़र आ रही हैं, घरों में भी नज़र आ रही हैं। एक माहौल बिल्कुल तब्दील होकर रह गया है। जो इस वक्त कराची के दीगर इलाके जो हों उनका और DHA के रेजिडेंट्स का आपस में हमआहंगी नहीं है, वो बहुत मुख्तलिफ है। तो ये अलग पता चल जाता है कि यार ये इनकी सोच किस किस्म की है। तो ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं। बुनियाद अगर टेढ़ी हो तो इस पर चाहे कितनी ही शानदार इमारत क्यों न खड़ी कर ली जाए, वो बिलाखिर टेढ़ी ही होगी। DHA हाउसिंग सोसाइटी इसकी जिंदा मिसाल है। तो आइंदा अगर कोई कहे कि वो DHA में रहता है तो इससे मुतासिर होने के बजाय हमदर्दी का इजहार कीजिए, वो इसके काबिल है।